नमस्कार साथियों, द सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक हमारा रहेगा कि झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 नियमित एवं बैकलॉग रिक्त, यानी कि उसी को हम लोग शॉर्ट में आपका जब साइट आप खोलेंगे तो आपका यही लिखेगा JKCE 2025 रेगुलर और बैकलॉग। आपको तो सबसे पहले यही समझना है कि इस वैकेंसी में हमारा रेगुलर और बैकलॉग क्या है। देखिएगा, रेगुलर का मतलब क्या है कि सरकार जो है अभी का जो सीट खाली है उसको क्या किया है कि रेगुलर में रखा, और जैसे मान लीजिए कि पिछला बार कक्षपाल का वैकेंसी आया होगा और वो जॉब ले भी लिया, मतलब उसका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन किसी कारणवश वो सिलेक्शन को क्या करता है या फिर अपना सीट को त्याग देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजाइन करना। तो जो वैसे सीट खाली हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकलॉग रिक्त। तो जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो आपका वहां तीन ऑप्शन रहेगा। सबसे पहला तो आपका रहेगा रेगुलर, तीसरा रहेगा दूसरा रहेगा बैकलॉग, और तीसरा में कंडीशन रहेगा दोनों, यानी कि बोथ का आपका रहेगा। तो सबसे पहला तो आप फॉर्म भरिएगा तो आपको क्या करना है, बोथ में सिलेक्शन करना है। ठीक है, अब हम लोग का बात यहाँ ये चीज का चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इसी पर रिलेटेड क्या करेंगे कि पूरा समझेंगे कि हमारा वैकेंसी कितना का है और लड़कियों के लिए क्या आरक्षण है, लड़कों के लिए क्या आरक्षण है ना। इसके अलावा आपका जो है कक्षपाल में जो हमारा गृह रक्षक, गृह वाहिनी जो होते हैं, जिसको हम लोग होमगार्ड के नाम से जानते हैं, उसका क्या यहाँ पर छूट मिला है। तो सबसे पहला हमारा इस वैकेंसी में सबसे पुरुषों के लिए कितना वैकेंसी आया है उस पर बात करते हैं। जो पुरुष के लिए है, तो पुरुष के लिए देखेंगे तो आपका लिख रहा है कक्षपाल में 1634 रिक्त है। कितना है, 1634। ठीक है, अब 1634 में भी आपका कैटेगरी है कि आपका भूतपूर्व सैनिक है। अब देखिएगा कि पुरुष में भी आपको क्या है कि भूतपूर्व सैनिक, हाँ, जो रिटायर है के लिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई है ऐसा अग्निवीर में है, अग्निवीर में ज्वाइन किया था और उसका जानबे करते हैं कितना साल का होता है, अग्नि साल 4 साल का होता है, 4 साल बाद वो रिटायर हो गया। तो वैसे लोग इसमें उसके लिए क्या हो गया, भूतपूर्व सैनिक हो गया। तो उसके लिए आपका क्या है, कितना सीट है, 165 आरक्षण कर दिया, 165। ठीक है, अब 165 में भी आपका आरक्षण है भाई, इसके लिए क्या, जनरल के लिए कितना सीट है, 65। उसके बाद देखेंगे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए हम देखेंगे तो 42 सीट है। ठीक है, और इसमें देखेंगे एससी का सीट हमारा है 17। समझ गए, तो टोटल मिला के 165 है भूतपूर्व सैनिक के लिए। आप इसमें नहीं भर सकते, जो नॉर्मल आदमी है इसमें ये नहीं भर सकता है। 165 आदमी वही जाएगा जिसमें हमारा जनरल और एसटी के लिए 42 और एससी के लिए 17 है। ये किसके लिए है, भूतपूर्व सैनिक। अब दूसरा, ये तो पहला हो गया पुरुषों के लिए। दूसरा हमारा कह रहा है कि आरक्षण किसके लिए है, गृह रक्षक। क्या है, गृह रक्षक के रक्षकों के लिए। अब इलो के लिए भी हमारा सीट रिजर्व है। कितना सीट है, 413 में फिर इलो का जनरल हमारा जो, उसमें भी जो गृह रक्षक है उसमें जनरल है, तो इलो के लिए हमारा 165। कितना है, 165। उसके बाद एसटी के लिए 108। एससी के लिए हमारा कितना है, एससी के लिए हमारा है इसमें 41। कितना है, 41। अब आप देखिए कि गृह रक्षकों के लिए 413 सीट आपका रिजर्व है। तो 413 सीट में ही आपका क्या करना है, उसमें भी आपका जो गृह रक्षकों में भी आपका क्या है, जनरल का 165 है और एसटी का 108 है और एससी का हमारा 41 है। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए भी आपका यहां पर है। तो ओबीसी के लिए कितना है, ठीक है, ओबीसी के लिए यहां पर दिया है। ओबीसी के लिए देखा जाए तो ओबीसी के लिए हमारा अनुसूचित यानी कि BC2 के लिए, BC2 का 25 सीट है और BC1 जिसको हम लोग BC1 बोलते हैं, तो BC1 के लिए आपका कितना है, 33 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 41 दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक।
देखिए अब यहां पर बोलेंगे सर आप यहाँ एससी का तो बताएं, तो इसमें भी आपका भूतपूर्व में भी ओबीसी और एसटी के लिए है, तो इसके लिए देखेंगे कि ओबीसी के लिए कितना सीट है यहाँ पर। तो ओबीसी के लिए बता रहा है कि 10 सीट है। कितना है? 10। ये हमारा ओबीसी 2 के लिए है, ओबीसी 2। अब आप लोग समझिए कि ओबीसी 2 में आते हैं, ओबीसी 1 में आते हैं, वो आपको समझना होगा। उसके बाद देखिएगा कि बीसी 1 में हमारा कितना है? 13 सीट है। और आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कितना सीट है? तो 17 सीट है। तो टोटल मिला के 165 यहां होगा और टोटल मिला के यहां पर आपका 413 सीट होगा। तो ये हमारा अभी आपको हम क्या बताएं, भूतपूर्व सैनिक और गृह रक्षक, जो कि आप जनरल कैटेगरी में आने कि नॉर्मल आदमी का भी नहीं है। अब देखिए इस वैकेंसी में टोटल पुरुष के लिए 1634 है और उसमें से आपका 413 और 165 अभी तक तो आपका रिजर्व चला गया। अब आप माइनस करते जाइएगा, देखिएगा कि 1634 में आपका इधर आपका रिजर्व कितना हो रहा है? 165 इधर हो गया और 413 आपका हो गया। तो टोटल आपका रिजर्व अभी कितना हो गया? 5 3 8 और यहां से 6 1 7 और यहां से हमारा 5, तो 578 सीट तो अभी रिजर्व हो गया। अभी और रिजर्व करना है। अभी आप देखिए इसमें कितना रिजर्व होगा। देखिए अब यहां पर हम लोग क्या देखे कि पुरुष के लिए 1634 सीट था, उसमें हमारा 2 सीट तो रिजर्व हो गया। एक तो हमारा हो गया भूतपूर्व सैनिक के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना? 165। और दूसरा हमारा रिजर्वेशन हो गया होम गार्ड के लिए। होम गार्ड के लिए कितना था? 400 कितना था होम गार्ड के लिए बताओ? अभी आपको बताइए जी, 413। अब तीसरा चीज हमारा क्या समझना है कि पुरुषों में तीसरा वैकेंसी जो है किसके लिए है? जिसमें हमारा अन्य अभ्यर्थी, जो ये सबसे परे है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए कितना सीट रिजर्व है जी? तो मात्र हमारा 1056। अब आपको फाइट करना है तो इसी में करना है। क्या करना है? मतलब आप 1634 तो दिख रहा है, लेकिन ये 1634 आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए पुरुषों के लिए मात्र आपका 1056 सीट है। अब 1056 सीट में भी आपका ही सब नहीं है, इसमें जनरल ये सब बांटा जाएगा। तो जनरल के लिए कितना है? तो जनरल के लिए देखेंगे तो जनरल के लिए 423 सीट है। कितना है? 423। उसके बाद देखेंगे तो एसटी के लिए हमारा कितना रिजर्व है? एसटी के लिए है हमारा 275। ठीक है, इसमें भी आपका बोला है कि 6 पद जो होगा वो क्या होगा? आदिम जनजाति का होगा। क्या होगा? आदिम जनजाति का होगा। देखिए हेमंत सरकार में आपका क्या है, अधिकतर चाहता है कि हमारा एसटी एससी का क्या हो? सिलेक्शन हो। बाकी आप जनरल में तो कोई भी भर सकता है, जनरल में तो कोई भी भर सकता है। आप यहाँ के हैं या बिहार के हैं वो भी भर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एससी के लिए कितना रिजर्व है जी? तो एससी के लिए आपका हो जाएगा 106 सीट। ठीक है, अब आपका ओबीसी का देखिए, तो ओबीसी 2 का देखिए, ओबीसी 2 में आपका सीट है मात्र 63 और ओबीसी 1 का हमारा कितना है? 84। और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग कितना सीट है? 105। तो अब बोलेंगे सर कि आपका इतना सीट जो दिखा रहे हैं 1634, वो 1634 तो हम लोग भर ही नहीं सकते हैं। तो भाई सब कैटेगराइज किया गया है ना, आप केवल आप 1056 में भी हैं और आप अपना कैटेगरी देख लीजिए कि आप कौन कैटेगरी में आते हैं। यदि आप जनरल में हैं तो 423 है ना, स्टूडेंट के साथ आपका क्या रहेगा? फाइट रहेगा, उतना आपको करना है। एसटी के लिए है तो आप 275। अब देखिए इसका कंपैरिजन में जस्ट आधा कर दिया है, क्या लगभग आधा से भी ज्यादा है, आधा से ज्यादा है। और वहां उसमें क्या है? एसटी 6 पद हमारा जो है आदिम जनजातियों के लिए है और एससी के लिए देखा जाए तो 106 सीट रिजर्व है। और ओबीसी में मात्र आपका जो ओबीसी है तो इसी में फाइट करेगा भाई। किसमें? 63 में। बीसी 2 में है तो, और बीसी 1 में आपका महतो लोग आता है, कुर्मी महतो ये सब जो आता है, तो बीसी 1 में आप अपना देख लीजिएगा जिस कास्ट में है आप कौन सा में आते हैं ओबीसी में, तो उसके लिए हमारा 84 सीट है। और आप इस तीनों से 1 2 3 4 5 इनमें से आप सबसे कमजोर हैं, एकदम कमजोर वर्ग के हैं, कोई कास्ट आपका नहीं है, आप जनरल में हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो आप 105 वाला में आप क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं।
है ना, यहाँ आप इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ईबीसी क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा रहता है उसके लिए बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ईबीसी के क्या चीज होता है वो बनाना पड़ेगा, जिसमें आप इसमें आ जाएंगे आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है। तो 105 में आप क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। अभी तक हम जितना आपको हम बताएं वो केवल पुरुषों के लिए था, तो महिला कहां गया। तब अब हम इसके बाद आपको समझाते हैं कि महिला लोग का सिलेक्शन कितना में होगा, कितने सीट पर होगा। तो 1634 सीट जो है केवल और केवल ये पुरुष के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे तो वो महिलाओं के लिए होगा, और महिलाओं का कितना सीट आपका है इसमें वो हम आपको समझाते हैं। फिर आगे हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम फॉर्म को भरेंगे और आपका लास्ट डेट कब है और फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो ये सारा प्रक्रिया हम आपको समझाएंगे और उसके बाद आपको हम सिलेबस समझाएंगे कि आप कैसे आप फोकस करेंगे, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, पहले चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में क्या होगा और तीसरे चरण में क्या होगा, और आप कहीं कितना एग्जाम देने के बाद आप क्वालिफाई करेंगे कि हाँ अब हम कक्षपाल के लिए एलिजिबल हैं, अब हम जॉब करेंगे। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा वो सारा प्रक्रिया हम आपको समझाएंगे। इस वीडियो में हमेशा लगातार बने रहिए। कितना सीट था, पुरुष के लिए था 1634, है ना। उसमें आपका मात्र अन्य अभ्यर्थी के लिए कितना था, अन्य अभ्यर्थी के लिए केवल और केवल कितना सीट था, 1056। इसके अलावा जो है खेल कूद के लिए भी कोटा रखा गया है। जैसे कोई स्पोर्ट में है तो उसके लिए अलग से है, उसमें भी 4-5 पोस्ट है, आप देख लीजिएगा स्पोर्ट कोटा, है ना। इसके अलावा हमारा होगा जो झारखंड पुलिस के लिए अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध में कोई काम कर रहा है, अनुबंध में है, उसके लिए भी आपका अलग से क्या किया गया है कि रिजर्व किया गया है कुछ सीट। तो ये सब आपका जो है, आपका जो इसका जो आप देखेंगे टोटल जो आया है इसका, तो वो चीज में आपका नोटिफिकेशन में आपका सारा कुछ दिया हुआ है। तो जो मोटा मोटी आपके लिए लायक है वो हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आपको पूरा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे कि महिला के लिए, अब यहाँ पर पुरुष के लिए आपका हो गया, तो महिला के लिए कितना सीट है, महिला के लिए आपका कितना सीट रिजर्व है उसको आपको देखना है। तो महिला के लिए हम देखेंगे, तो महिला के लिए हमारा टोटल सीट देखा जाए तो कितना है जी, तो महिला कक्षपाल के लिए मात्र हमारा कितना सीट है, 64 सीट है। कितना है, 64। बोलेंगे सर बहुत कम नहीं है, तो देखिए जेल में ज्यादा महिला का जरूरत नहीं होगा, इसीलिए तो आपका कम सीट दिया, है ना। तो आप 64 सीट में ही फाइट करना है। अब 64 सीट में भी आपका रिजर्वेशन है, 64 सीट में आपका क्या क्या रिजर्वेशन है, इसमें आपका जो होगा भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितना सीट रिजर्व है जी, तो इसके लिए हमारा बोल रहा है कि 8 सीट है। अब 8 में भी हमारा बोल रहा है कि इस 8 सीट में भी एसटी एससी को मानिए भाई। जनरल में इसमें कितना है, तो जनरल है 4 सीट। फिर देखेंगे एसटी के लिए हमारा कितना सीट रिजर्व है, तो 2 सीट। एससी के लिए कितना है, तो 1 सीट। उसके बाद देखेंगे तो ओबीसी 2 के लिए कितना है, तो 1 भी नहीं है। और ओबीसी 1 के लिए कितना सीट है, तो 1 सीट है। और आर्थिक कमजोर के लिए कोई सीट नहीं जगह है। आर्थिक कमजोर के लिए इसमें कोई जगह नहीं है, मतलब इसमें 0-0 कर दे रहा है, समझ रहे कि नहीं। अब देखिए महिला के लिए, अब आप सोचेंगे सर हम लोग तो BC2 में आते हैं, तो BC2 में तो कोई सीट है नहीं, तो कैसे भरेंगे। तो आप जैसे भरिएगा, भले आप फॉर्म भरेंगे BC2 में, लेकिन आपका जब सिलेक्शन होगा ना तो यहाँ काउंटिंग होगा, जनरल में काउंटिंग होगा 4 नंबर वाला में। यानी कि आप सोच लीजिए कि 4 गो में आपको एक सिलेक्शन लेना है, और जनरल का महिला लोग के लिए बहुत ज्यादा आपका फाइट करना पड़ेगा, है ना, तबे जाके सिलेक्शन होगा। मात्र आप 4 सीट में, अब ओबीसी 1 में मात्र 1 सीट। आप सोचने वाली बात है ना, कि सोचिए सरकार तो आपको क्या करता है कि वैकेंसी तो निकाल देता है, लेकिन जब हम कैटेगराइज देखते हैं ना तो पता चलता है कि कुछ तो है ही नहीं। आप ओवरऑल देखते हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा वैकेंसी आया है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिसका सिलेक्शन होने को होगा तितने में हो जाएगा। बहुत ज्यादा भी कर देंगे, मान लीजिए 5000 आप दे देंगे ना, और आपका सिलेक्शन नहीं होने का रहेगा तो नहीं होगा। क्या समझ रहे हैं, है ना। इसलिए आपको तैयारी करते रहना है,
सबसे पहले तो इसमें दौड़ है, आधा से अधिक लड़कियां तो दौड़े में बाहर हो जाएंगे, समझे कि नहीं। 1600 मीटर अभी हम आपको पूरा समझाएंगे, तो 1600 मीटर कितने टाइम में आपको दौड़ना है सारा प्रक्रिया समझाएंगे। अभी तो केवल हम आपको समझा रहे हैं कि वैकेंसी आया है तो किसके लिए कितना वैकेंसी आया है, ठीक है ना। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए इतना कुछ है, ये भूतपूर्व सैनिक के लिए है, अभी हम लोग जनरल में पहुंचे नहीं है, तो भूतपूर्व सैनिक का हो गया। इसके अलावा हमारा जो आएगा गृह रक्षक, यानी कि दूसरा हमारा कैटेगरी क्या रहेगा, दूसरा आप यहां पर देख लीजिए होमगार्ड। अब होमगार्ड के लिए कितना सीट है जी, तो होमगार्ड के लिए कहता है कि होमगार्ड के लिए आपको 20 सीट आपका रिजर्व है। अब 20 में भी बांट दिया, जनरल कितना, तो जनरल कहता है कि 9 सीट हम आपको देंगे भाई। उसके बाद कहता है कि एसटी के लिए आप कितना देते हैं, तो एसटी के लिए कहता है कि 5 सीट दे देते हैं। एससी के लिए कितना देते हैं, तो कहता है 2 सीट दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बोलेगा सर ओबीसी वाला, ओबीसी के लिए भी दे देते हैं, चलो ओबीसी 2 के लिए मात्र 1 सीट हम आपको दे देते हैं। और ओबीसी 1 में कहता है कि 2 सीट हम दे देते हैं। और बोलेगा आर्थिक रूप से, तो बोलता है अच्छा चलो आर्थिक रूप से भी हम आपको दे देते हैं, क्या आर्थिक रूप से कमजोर वाले को भी हम दे देते हैं, क्या कितना सीट देते हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं देंगे, 1 सीट देंगे। कौन बोलता है ना, ये वैकेंसी कहता है होमगार्ड के लिए। तो होमगार्ड वाला कहता है कि हम लोग को कुछ आरक्षण दीजिए सर, तो कहता है आपको देंगे, तो कितना देंगे, तो 20 देंगे। अब 20 में जनरल वाला कहता है 20 में हमारा कितना रहेगा, तो बोलता है 9 रहेगा जी, काहे टेंशन लेते हैं, 9 सीट रहेगा। फिर कहता है एसटी वाला हमरा, हम तो झारखंड का वासी है ना जी, झारखंड हम लोग से बना है ना, तो बोलेगा अच्छा रे भाई तुम लोग से बना है तो 5 सीट तुम भी ले लो, क्या यही तो बंटवारा हुआ ना, बंटवारा है बंटवारा। तो फिर एससी वाला बोलेगा कि बस उसको 5 दिए तो चलो हम लोग भी तो कुछ सहयोग किए हैं ना, तो 2 को दे देते हैं ना। और ओबीसी वाला कहता है कि हमारा एक ही बंटवारा मिला, अरे भाई तो एससी वाला बोलेगा हमको जब 2 मिला तो क्या 2 दे देगा, तो बराबर ना हो जाएंगे, तब कहा बोलेगा नहीं नहीं चलो 2 दे देते हैं, नहीं नहीं एक दे दो। तो 1 सीट दे रहा है किसके लिए, ओबीसी 2 के लिए। अब यहाँ पर बीसी 1 वाला थोड़ा सा कहता है हम किसके बराबर रहेंगे, हम एससी के बराबर रहेंगे, हम एसटी बनने वाले हैं तो हम एससी में रहेंगे का, तो कहता क्या है कि 2 को सीट दे दिए। अब आर्थिक रूप से कहता है हमको 1 आध को दे दो, तो ये होमगार्ड के लिए कहता है कि चलो आर्थिक रूप से हम 1 सीट आपको दे देते हैं। क्लियर है यहाँ। अब आप देखिए महिला के लिए भूतपूर्व के लिए 8 सीट मात्र दिया है ना, उसमें हमारा होमगार्ड के लिए 20 सीट है और 8 सीट में देखिए बंटवारा आपका हो गया है। क्लियर यहाँ तक। आगे हम लोग का जो जनरल में आएगा, जो कुछ नहीं करता है, जो केवल पढ़ाई कर रहा है, दौड़ कर रहा है, उस महिला के लिए या उन गर्ल्स के लिए, उन लड़कियों के लिए कितना सीट सरकार वैकेंसी में लाया है उसको हम देखेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लिए कि पुरुष के लिए हमारा 1634 था, महिलाओं के लिए हम लोग देख रहे थे, और महिलाओं के लिए तीसरा हमारा था जो अन्य अभ्यर्थी हैं। ये तीसरा पार्ट हमारा क्या था, जो अन्य अभ्यर्थी हैं। होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक के अलावा जो हम लोग बच गए है ना, जो आम अभ्यर्थी हैं, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सब विद्यार्थियों के लिए कितना है, तो अन्य अभ्यर्थी के लिए मात्र कितना सीट है, तो मात्र देखा जाए तो मात्र 36 गो सीट है। कितना सीट है, 36 गो, 36 मात्र। अब मात्र में भी बंटवारा है भाई, मात्र में भी क्या है, बंटवारा है, 36 सीट है। इसमें भी कहता है कि चलिए ठीक है, अभ्यर्थी महिलाओं के लिए आप अन्य अभ्यर्थी के लिए 36 को दे रहे हैं, तो जनरल वाला कहता है कि जनरल के लिए कितना है भाई, तो जनरल के लिए कितना है, अन्य अभ्यर्थी में जनरल के लिए कहता है कि 15 सीट हम आपको दे देते हैं। ठीक है, तो कहता है एसटी वाला कि भाई हमको कितना दे रहे हैं, तो आप नहीं रोइए, आपके लिए भी हम देते हैं, तो ज्यादा रोने की आवश्यकता नहीं है, आपको 9 सीट दे देते हैं। कितना देते हैं, 9 सीट। ठीक है, अब आप कहता है कि एससी लोग, शेड्यूल कास्ट वाले कहते हैं कि हम तो हमेशा इससे आधे रहते हैं, तो कहता है बात सही समझ रहे हो, इससे आधा ही तुम्हारा रहेगा, सिलेक्शन में भी आपका आधा रहेगा, तो 9 का आधा मतलब कितना होगा, है 4.5 होगा, तो 4.5 वाला तो सिलेक्शन होगा नहीं, आधा आधा होगा। तो बोलता है कि आप 4 ले लीजिए, कितना ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो आधा हुआ ना, मतलब 4.5 तो होगा नहीं, है ना। तब आप कहता है ओबीसी वाला कि ओबीसी वाला 2 कहता है कि ओबीसी 2 में हम लोग को कितना देते हैं भाई, तो हम लोग को कहता है कि मात्र 2 देते हैं। अब जाइए, अब रोते रहिए और गाते रहिए। ओबीसी 1 वाला कहता है कि हम तो ओबीसी 2 से थोड़ा सा हम ज्यादा पावर के हैं ना भाई, है ना, हम ऊपर से गरीब आदमी हैं, तो हम लोग को कुछ और किफायत दीजिए। तो कहता है जाओ यार तुम भी काहे टेंशन लेगा, 3 को दे देते हैं, एगो बढ़ा के, है ना, तो 3 को सीट इन लोग का क्या होता है, मिल जाता है। अब बोलता है आर्थिक कमजोर वाला का कुछ जगह है कि नहीं, तो आर्थिक रूप से है ना, रूप से कमजोर
कमजोर वर्ग वालों के लिए कितना है, तो इन लोग के लिए है कि नहीं भाई, तो देखते हैं। तो कहता क्या है कि चलो ज्यादा रो मत, 3 को दे देते हैं, ओबीसी के 1 की कैटेगरी में तुम भी आ जाओ, और 3 सीट आपको हम क्या करते हैं, दे देते हैं। अब इसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी है, इसके अलावा भी आप ध्यान रखिएगा, जो खेल कूद में है, जो खेल है ना, खेल हो गया, खेल के अलावा जो झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में झारखंड राज्य में आंदोलनकारी हैं, इसको लोग के लिए भी कुछ कुछ सीट आरक्षण किया गया है। खेल हो गया, जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारी में है ना, आंदोलनकारी, ठीक है, और या जो अनुबंध में काम करते हैं, अनुबंध में जो वर्तमान में किसी पुलिस विभाग में है, तो उन लोग के लिए भी है ना 5 से 6 सीट क्या है, रिजर्व किया गया है। क्लियर है? तो सब आपको महिला के अंतर्गत इतना सीट आपका दिया गया है। 64 में आपका सारा हम बंटवारा कर दिए। जिस प्रकार भाई में बंटवारा होता है, वैसे महिलाओं में सीट का बंटवारा हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं सोचिएगा कि हमरा यहाँ घुस जाएंगे 15 वाला में तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा भाई। जितना आपका कैटेगरी है, जैसे BC2 में आपका, BC2 में 2 सीट है महिलाओं के लिए, तो 2 सीट होगा। लेकिन जब आप कभी भी जनरल के कैटेगरी से ज्यादा नंबर लाते हैं, तो आप ऑटोमेटिक जनरल में पहुंच जाएंगे, ऐसा कहता है। ठीक है, तो जैसे आप जनरल में आप नंबर लाए, मान लीजिए कटअप गया, जनरल का कटअप ओवरऑल 70% या 75%, तो 75% ना लाके आप 85% लाए हैं, तो आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी में नहीं, जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा आपका नियम रहता है। ठीक है, बाकी आप जिस प्रकार से आप कम लाते हैं, तो कम से मिनिमम कटअप, ओबीसी का जितना मिनिमम कटअप जारी करेगा, उतना आप ला रहे हैं, उससे ज्यादा है, तब उसका सिलेक्शन उसी में हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हमारा सीट का बंटवारा था। अब हम सीट का बंटवारा तो कर लिए, तो अब फॉर्म कैसे भरेंगे, कब तक डेट है, उसके बाद फॉर्म भर लेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद हम तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या पड़ाव रहेगा, पहले चरण में क्या होगा, एग्जाम होगा कि दौड़ होगा। तो दौड़ भी होगा तो कितना होगा, 1600 होगा कि 1800 होगा कि 100 किलोमीटर होगा कि 10 किलोमीटर होगा, कि दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, कि नौकरियां तार गाछ से चढ़ेंगे और फिर उतर जाएंगे तो नौकरी मिल जाएगा। तो ये सारा प्रक्रिया हम इसके बाद आपको समझाते हैं। चलिए हम लोग अब देखिए, रेगुलर में आपका कितना वैकेंसी है। पुरुष के लिए तो 1634 है, और महिला के लिए मात्र 64 है, मात्र 64 है। मात्र में ही मात्र का सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी आप रह जाएंगे। नहीं, अब कहता है कि सर बैकलॉग के बारे में आप बताए नहीं, तो बैकलॉग के लिए भी बारे में समझ लीजिए सर कि बैकलॉग क्या है। तो बैकलॉग में आपका सीट दिया है पुरुषों के लिए 19, उसमें आपका होमगार्ड ये सब का कुछ जगह नहीं है। जनरली आपको दे दिया है, जनरल में तक भैया नहीं है। बैकलॉग का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कचपाल में पिछला बार वैकेंसी आया होगा, और वो जॉब किया भी है ना, कुछ दिन किया भी, और फिर उसको मन नहीं लगा, या फिर कुछ दूसरे पोस्ट में चला गया, तो वो क्या करेगा, रिजाइन कर देगा। अब रिजाइन कर दिया तो कोई तुरंत किसी को उठा के थोड़ी ना उसका सीट में भर देगा, तो वो खाली हो गया ना। अब वो खाली हो गया तो उसका खाली रह गया। अब जनरल में कोई त्यागे नहीं किया, कोई रिजाइन नहीं मारा, तो कोई सीटें नहीं बचा, इसलिए 0-0 लिख दिया। अब एसटी के लिए इतना आदमी समझ लो कि हमारा किसी कारणवश सीट खाली हो गया, तो 11 सीट हमारा एसटी के लिए है। इसमें एससी के लिए 2 सीट है, और ओबीसी 2 के लिए 3 सीट, और BC 1 के लिए 3 सीट खाली है, और आर्थिक रूप से कोई खाली नहीं है, उन लोग के जगह का नहीं है। और महिलाओं के लिए इसमें आप देखेंगे बैकलॉग में आपका 16 सीट है, जनरल के लिए 0-0 मतलब नहीं सीट है, और एसटी में 10 सीट खाली है, और एससी के लिए 3, ओबीसी 2 के लिए 2, और BC 1 के लिए 1 है, और आर्थिक रूप से सीट में उसमें कोई खाली नहीं है। तो आप लोग को जब फॉर्म भरिएगा, तो आपको दोनों सिलेक्शन लेना है, मतलब रेगुलर में या फिर बैकलॉग में, कहीं पर भी हो जाए। यही तो सोचते हैं कि चाहे रेगुलर में हो, चाहे वो बैकलॉग में हो। तो बैकलॉग और रेगुलर आपको सिलेक्शन हमेशा दोनों में, आपको जब फॉर्म भरेंगे तो वहां ऑप्शन देगा रेगुलर, बैकलॉग या फिर बोथ, तो आपको बोथ में सिलेक्शन करना है। और आगे जो प्रक्रिया पूछेगा फॉर्म में, वो सारा कुछ प्रक्रिया भरना है। तो ये था हमारा सीट का बंटवारा, यानी कि एग्जाम होने से पहले, फॉर्म भरने से पहले आप लोग को आइडिया पता चल जाएगा कि आखिरकार वैकेंसी कितना आया है। तो वैकेंसी के बारे में आप समझेंगे तो 1634 पुरुष के लिए, महिला के लिए रेगुलर में 64 सीट है,
और बैकलॉग में देखेंगे तो पुरुष का 19 है और महिला के लिए 16 है। बाकी आप थोड़ा मोड़ा ये भी बचा हुआ है, आपका जो खेल है स्पोर्ट है, उन लोग के लिए भी आरक्षण है, उसमें जगह उन लोग का भी बनाया हुआ है। तो आप पूरा इसका नियमावली को पढ़ेंगे। जो झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसको एक बार थ्रोली पढ़ लेंगे। ये आपको मोटा मोटा जो आप समझ सकते हैं फॉर्म भरने से पहले वही चीज है ना, क्योंकि आप अधिकतर स्टूडेंट क्या होता है उतना कौन पढ़ता है, 50 पेज का रहता है, इसे करते रह जाएंगे कि क्या लिखा है नहीं लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ओवरव्यू आपको हम केवल समझा रहे हैं कि किस प्रकार से आप जानकारी प्राप्त करिए, उसके बाद फॉर्म भरिए। यहाँ पर देखिए कि पुरुष के लिए आपका वैकेंसी कितना था, याद कर लीजिए भाई कि 1634। महिला के लिए कितना था, महिला के लिए कितना सीट बताएं हम, महिला के लिए 64। ये तो हमारा रेगुलर में हुआ। और बैकलॉग में हमारा कितना हुआ, बैकलॉग में हमारा कितना कितना है, एक में 19 है पुरुष के लिए, ठीक है ना, और महिला के लिए कितना है 16 है महिला के लिए। ये तो पूरा हमारा सीट हुआ। बाकी कुछ और भी सीट हैं जो हमारा स्पोर्ट कोटा और जो हमारा अनुबंध में काम करते हैं उन लोग के लिए 4-5 सीट है। अब यहाँ पर समझना है कि सर कि फॉर्म तो हम बता दिए कि आ गया इतना वैकेंसी हमारा है। अब फॉर्म भरने के बाद हम लोग का जब हमारा सिलेक्शन होगा तो पेमेंट कितना मिलेगा, ये कितना लेवल का जॉब है। तो ग्रेड हमारा देखेंगे तो इसमें हमारा कक्षपाल का जो होगा वेतनमान है ना, लेवल वेतनमान जो होगा, वेतनमान लेवल किसके अनुसार दिया है, लेवल 2 के अनुसार आपका होगा 19,900 से लेके कितना तक 63,200 तक। ये लेवल 2 के हिसाब से इतना पेमेंट बता रहा है। अब इसके अलावा और भी जुड़ता है टीए डीए, ये सब जोड़ जाड़ के आपका इन हैंड हमको लगता है अभी के हिसाब से आपका जब सिलेक्शन होगा तो कितनों करने से 35 से 40 के बीच में आपका आ जाएगा, ठीक है। इतना तो आपका हाथ में आना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है 19,900 से। इसके बाद आप देखेंगे ग्रेड पे इसका लगभग 2000 के आसपास इसका ग्रेड पे रहता है ना। महिला पुरुष सबके लिए यही है। ग्रेड पे देखा जाए तो ये हमारा 1800 या फिर 2000 होगा। तो ग्रेड पे यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन लेवल 2 का है तो वही आसपास आपका रहेगा। चलिए ये तो वेतन हो गया, पैसा, क्योंकि हम लोग कोई भी जॉब करेंगे तो हम लोग का एक ही समझ में आता है कि पैसा कितना देगा। कोई भी काम करेंगे तो काम करने से पहले आप या तो पहले पूछ लेते हैं कि आप कितना हमको देंगे। तो ये भी बता दिया है कि आप जब तक जॉब लग जाएगा यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 19,900 से 63,200 तक आपका पैसा मिलेगा। अब मिलेगा तो ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे, हम लोग शारीरिक मापदंड क्या है, यानी कि शारीरिक मापदंड क्या है उसको समझते हैं। शारीरिक मापदंड तो शारीरिक मापदंड देखा जाए तो कक्षपाल 2 तरह से हमारा है। कक्षपाल पुरुष के लिए, तब पुरुष के लिए क्या क्या करवाना पड़ेगा वो देखिएगा, मापदंड हमारा क्या क्या होना चाहिए। तो देखिएगा कि इसमें हाइट सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले हमारा ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई यानी कि हाइट हमारा लड़कों का कितना होना चाहिए। उसमें कैटेगरीज है। जनरल के लिए कितना हाइट होना चाहिए, तो जनरल के लिए कहता है कि 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अनारक्षित, कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग है ना, इसके लिए हमारा कितना बता रहा है, तो 160 होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल के लिए भी तो उतना ही ना है। अनारक्षित जनरल देखिए आपका क्या कर रहा है इसमें, आपका देखिए तो कहता है कि ऊंचाई जनरल के लिए भी वही होना चाहिए, ओबीसी के लिए भी वही होना चाहिए। ओबीसी 1 हो चाहे ओबीसी 2 हो, 1 या 2। तो लड़कों के लिए कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर भी है एवं पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग जो भी है सब आपका 160 में आएगा। ये हो गया। आप बोलेंगे सर कि एसटी एससी के लिए तो कितना होगा, तो एसटी और एससी दोनों के लिए कितना है, 156, नहीं 155, कितना है 155 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर कम भी है एसटी एससी लोग तो उसका सिलेक्शन मतलब वो फॉर्म भर सकता है। पहले तो फॉर्म भरिएगा तब पहले सिलेक्शन हो जाएगा। पहले फॉर्म भरने के लिए आपको एलिजिबिलिटी इतना होना चाहिए, इतना नहीं है तो आप तो पहले बाहर है,
तो एग्जामों में जब आप फॉर्म भर नहीं सकते तो पहले बाहर है, तब तो आपको देखना ही नहीं है, आपको छोड़ना देना है कि भाई आपका इतना हाइट हमारा है नहीं है, तो बात खत्म। ये तो हो गया हाइट का बात। उसके बाद कह रहा है किलो का चेस्ट नापेगा। चेस्ट मतलब क्या होता है, यानी कि फुलाकर सीना, सीना को जो है फुलाकर आपको कह रहा है कि फुलाकर जनरल के लिए, जनरल ओबीसी है ना, किलो के लिए कितना है 81 मिनिमम फुला के इतना होना चाहिए। और एसटी एससी के लिए कितना है, एसटी एससी के लिए 79 मिनिमम, ठीक है, यानी कि 2 कम। तो आप सके शारीरिक मापदंड आपका इतना कुछ है तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। आप इतना में नहीं है, आपका हाइट 160 सेंटीमीटर नहीं है, ओबीसी है, जनरल है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और कहता है कि चलिए हम ओबीसी थोड़ी है, हम एसटी एससी में, तो हाँ, तो आप एसटी एससी में है तो आप 5 सेंटीमीटर कम भी है तो आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं। फिर कहता है कि सर इसमें सीना को यानी चेस्ट नापा जाएगा, तो आपका जनरल ओबीसी के लिए फुलाकर यानी कि फुलाने के बाद आपका 81 होना चाहिए और एसटी एससी के लिए 79 है ना होना चाहिए। क्या है ये दोनों सेंटीमीटर में है भाई, याद रखिएगा। 79 लिख दिए तो आप क्या समझ रहे हैं, सेंटीमीटर है ना, 81 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर ये मिनिमम होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब देखिए महिला के लिए आपका क्या है शारीरिक मापदंड, शारीरिक मापदंड महिला के लिए, तो महिला का हाइट कितना होना चाहिए जी, ऊंचाई महिलाओं के लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए, इसमें सब महिला आएगा, एसटी एससी जनरल सब, महिला मतलब सब। तो इसमें हमारा महिला के लिए दिया है न्यूनतम मिनिमम हाइट दिया हुआ है कितना 148, कितना दिया हुआ है 148। इसमें आपको सीना चेक नहीं किया जाएगा, इसमें लागू नहीं होता है, ये बोला है। अब देखिए शारीरिक दक्षता में, अब देखिए शारीरिक दक्षता, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ का बात बोल रहा है। तो दौड़ हमारा क्या है पुरुषों के लिए, पुरुष के लिए आपका जो है रनिंग है ना, रनिंग जो है दौड़, दौड़ तो पुरुष चाहे वो एसटी हो एससी हो जनरल हो सबके लिए एक ही है। तो कितना है जी 1600 मीटर, कितना 1600 मीटर जो है कितना टाइम देना है 6 मिनट। आपको 6 मिनट में क्या करना है 1600 मीटर दौड़ कर लेना है, इतना एबिलिटी रखते हैं तो ही आप फॉर्म भरिए। महिला के लिए चाहे वो एसटी हो एससी हो कुछ हो, इसके लिए दौड़ हमारा कितना होना चाहिए, कितना कहता है तो 160 मीटर ही करना है, लेकिन कितना 10 मिनट 1600 मीटर 1600 मीटर सॉरी 1600 मीटर आपका 10 मिनट का समय, मतलब जो आपका पुरुष के लिए है उतना ही दौड़ना है, लेकिन क्या करना है कि इसके लिए समय का लिमिट थोड़ा ज्यादा है, 10 मिनट का समय दिया है। कितना दिया है 10 मिनट का समय आपका दिया है, समझ गए? यहां तक आपको शारीरिक मापदंड भी समझ में आ गया कि ऊंचाई हमारा महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना 148 सेंटीमीटर। अब महिला के लिए 148 सेंटीमीटर है तो हमको लगता है कि अधिकतर महिला इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्या 148 तो लगभग सबका हो जाएगा, बहुत कम है, अब इतना से भी कम है तब फिर आप पुलिस रहियो के क्या करिएगा, उससे बड़ा बड़ा तो गुंडा लोग दिखेगा, तब फिर आप तो छुप जाइएगा ना, समझ रहे कि नहीं? तो आपको उस फॉर्म भरने के लायक आप नहीं है तब दूसरा का तैयारी करिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि पुलिस बनिएगा तभी कुछ करिएगा, जलरे बनिएगा तभी आप कुछ करिएगा, बाकी आप ऑफिसर बनिए है ना, जेपीएससी का एग्जाम निकालिए, यूपीएससी क्लियर करिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका गणना, उम्र की गणना यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम, यही ना देखना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम में देखेंगे कि आर्थिक अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर, पहला आपका कह रहा है कि जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, कमजोर के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, मिनिमम एज आपका जो है कितना होना चाहिए 25 साल होना चाहिए, कितना होना चाहिए 25 वर्ष। आप बोलेंगे सर 25 साल कब होना चाहिए, तो यहां पर देखिएगा इसकी गणना की जाएगी, कितना याद कर लीजिए डेट को 1/8
2025, यानी इस डेट में आपका इतना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। 1/8/2025 मिनिमम आपका मिनिमम नहीं, यहाँ तो ये मैक्सिमम हो जाएगा ना जी, इसमें मैक्सिमम हो गया, ये तो मैक्सिमम हमारा 25 वर्ष है मैक्सिमम, यानी कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 25 साल का होना चाहिए। मिनिमम तो आपका हमेशा 18 साल होता है, इसका तो मिनिमम सबका उम्र गणना किया जाएगा तो मिनिमम तो आपका हर समय 18 वर्ष होगा, चाहे कोई हो, एसटी हो, एससी हो, कुछ भी हो, मिनिमम सबके लिए। मैक्सिमम को ध्यान में रखना है कि हम कितने साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा जनरल लोग कितना भर सकता है, यानी कि 25 साल का भर सकता है, 25 वर्ष का है आयु तो भर सकता है। अब इसके लिए हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ कह रहा है गृह रक्षक के लिए, गृह रक्षक के लिए भी कुछ आरक्षण दिया है क्या? तो गृह रक्षक के लिए हमारा कहता है कि मैक्सिमम ये लोग कितना दूर तक भर सकता है, 30 साल तक भर सकता है। हाँ, और तीसरा में कहता है कि भूतपूर्व सैनिक लोग कितने का फॉर्म भर सकते हैं? भूतपूर्व सैनिक के लिए कह रहा है कि 45 साल का आयु है ना भाई, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और चौथा हमारा कहता है सहायक पुलिस, सहायक पुलिस के लिए कितना फॉर्म भर सकता है? तो सहायक पुलिस का मैक्सिमम एज दिया हुआ है 25 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 25 वर्ष। ये किसके लिए था? जनरल के लिए था। ठीक है, जनरल में है और आप केवल जनरल में है तो आप 25 साल है। आप जनरल में है और गृह रक्षक है तो आप 30 साल तक भर सकते हैं। और जनरल में है और भूतपूर्व सैनिक है तो आप 45 साल तक भर सकते हैं। सहायक पुरुष है तो आप 35 साल तक भर सकते हैं। अब बताइए 45 साल वाला जब दौड़ सकता है 1600 मीटर 6 मिनट में, तो 25 साल वाला का देखेगा बैठ के है? तो आराम से निकाल लेगा ना, समझ रहे ना? तो समझ लीजिए कि आपका 1600 मीटर दौड़ जब 45 वर्ष भरने के दिया है तो उतना एज वाला भी दौड़ सकता है, फिटनेस उसके पास है, तो फिर 25 साल वाला तो दौड़ निकाल ही लेगा। अब कहते हैं कि साथ दौड़ तो निकाल लेगा लेकिन साथ में एग्जाम भी तो निकालना है। तो ये था हमारा जनरल के लिए। अब इसके बाद हम लोग ओबीसी को देखेंगे। देखिए, साल तक में भी क्या कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो, आराम से भर सकते हो। और तुम्हारे पास एबिलिटी है 1600 मीटर दौड़ का, एग्जाम निकालने का भी एबिलिटी है, तो आप क्या बन सकते हैं? कछपाल बन सकते हैं। और नहीं है तो फिर आप सहायक पुलिस में रहिए। आप भूतपूर्व है तो सेना, अब रिटायर हो गए हैं तो अब रिटायर का मजा लीजिए, अब फॉर्म नहीं भरिए। ठीक है ना? तो इतना कैटेगरी आपका ओबीसी के लिए है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए कि इसके बाद हमारा जो है महिला के लिए, इसको आप देखिए, मिटा जी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, महिला के लिए देखते हैं कि महिला के लिए कितना दिया है। तो महिला के लिए हमारा जनरल एसटी एससी के लिए क्या है, ये महिला के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो कह रहा है कि जनरल के लिए, जनरल में सभे हो, तो जनरल हो चाहे अत्यंत पिछड़ा हो, अनुसूचित, ओबीसी, कुछ भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ठीक है, महिला में ओबीसी 2 हो, ओबीसी 2 हो, ये सारे के लिए हमारा कहता है कि आप 28 वर्ष तक आप भर सकते हैं। और इसमें हमारा फिर कहता है गृह रक्षक हैं तो आप 33 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर कहता है कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप भरेंगे 45 साल तक। कितना? 45 साल तक। और सहायक पुलिस है तो आप कितना फॉर्म भरेंगे जी? तो आप 38 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। कितना? 38 साल। ये सब मैक्सिमम को बता रहे। ये 28 साल हमारा हो गया सब, यानी अन्य अभ्यर्थी के लिए। बाकी चीज के लिए हमारा गृह रक्षक के लिए 33 साल बोला है, महिलाओं के लिए भूतपूर्व सैनिक है तो 45 साल, और आप सहायक पुलिस हैं तो आप 38 साल का भर सकते हैं। अब यहाँ पर एसटी ओबीसी के लिए हमारा कुछ दिया है ना? कहता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए। अब यहाँ पर देखिए एसटी एससी, ठीक है, और चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, पुरुष महिला दोनों के लिए क्या कहता है कि आप 30 साल तक आप भर सकते हैं। कितना साल तक? 30 साल तक। इसके अलावा गृह रक्षक के लिए भी दिया है। गृह रक्षक के लिए कितना दिया है? तो गृह रक्षक के हैं तो 35 वर्ष तक। दूसरा चीज आपको कह रहा है कि भूतपूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए कहता है कि 45 वर्ष, ठीक है। और सहायक पुलिस के लिए आपका कितना है?
सहायक पुलिस 40 वर्ष। कितना है? 40 वर्ष। बात समझ गए? तो ये था हमारा मैक्सिमम एज सबके लिए, जो भी हमारा मैक्सिमम महिला के लिए, पुरुष के लिए जितना आप भर सकते हैं। आप देख लीजिए ये आपका एज काउंटिंग इतना होना चाहिए। 1/8/2025 में आप काउंट कर लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप कहीं बाहर तो नहीं होंगे मैक्सिमम एज से, कहीं आप कमे तो नहीं है, इसके बीच में। और मिनिमम एज सबके लिए हमारा कितना है? 18 साल। ये तो आपको हम मैक्सिमम बताए कि आप यदि एज के कगार में है 38 के, आप है 37 का तब भर सकते हैं। आप सहायक पुलिस में है और महिला है तब इतना एज तक भर सकते हैं। ये मैक्सिमम एज का काउंटिंग आपका दिया हुआ है। अब हम लोग भरने का इतना कुछ तो दे दिया, अब डेट कितना है और भरने के बाद हमारा प्रक्रिया कैसे होगा उसके आगे हम लोग समझाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करो। देखिए अब यहां पर हम लोग को फॉर्म भरने का डेट अब देखना है कि फॉर्म फिलअप डेट। तो याद रखिएगा कि स्टार्ट डेट आपका हो चुकी है। स्टार्ट कब से स्टार्ट है जी? तो 9/1 से है, 9/1 ना, 9/1/2026 से ये भराना स्टार्ट हो गया है स्टार्ट। और इंड कब हो जाएगा? तो इंड हो जाएगा 8/2/2026, यानी कि 8 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरने का आपका मौका है। और ये मौका छूट गया तो फिर आप सोच के भी आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। इसलिए लास्ट डेट का आशा मत देखते रहिए। जब आप सब कुछ एलिजिबल हैं, शारीरिक मापदंड भी है, आप सारा कुछ दौड़ने में भी एबिलिटी रखते हैं, हाइट भी है, एज भी है, और आपको लगता भी है कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, या फिर नहीं भी लगता है को क्वालिफाई कर नहीं सकते हैं, तो फिलहाल आप फॉर्म भर दीजिए। बाकी आप उसके बाद ट्राई करेंगे तो हो ही जाएगा। बात समझ रहे ना? कोई भी चीज का पहले हमारा प्रक्रिया है कि फॉर्म आप भर दीजिए। 1% भी इच्छा है कि हमको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो फॉर्म भर देना है। बाकी आपका जो है भरे चाहे निकले चाहे नहीं निकले। देखिए अब यहां पर तो फॉर्म भर दिए, तो फॉर्म भरने के बाद हमारा जो है एग्जाम कैसे होगा, कितने चरण में एग्जाम होगा, है ना? परीक्षा के चरण, ठीक है, परीक्षा के चरण। तो याद रखिएगा इसमें 3 चरण में एग्जाम होगा। क्या होगा? 3 चरण में होगा। अब पहला चरण क्या होगा? प्रथम चरण में आपका क्या होगा कि पहले शारीरिक वाला होगा, शारीरिक मानक एवं दक्षता, ठीक है। 3 चरण में होंगे। सबसे पहला हमारा प्रथम चरण जो होगा शारीरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा। यानी सबसे पहले आपको समझना है कि दौड़ ही होगा। क्या होगा? दौड़ होगा। और ये केवल क्वालिफाई रहेगा। क्या रहेगा? क्वालिफाइंग रहेगा। क्वालिफाइंग रहेगा, मतलब इसमें केवल आपको पास होना है। 1600 मीटर जो है दौड़, लड़कियों के लिए 10 मिनट है और लड़कों के लिए क्या है? रनिंग आपका कितना है जी? रनिंग है पुरुष के लिए 1600 मीटर है, पुरुष के लिए और महिला के लिए, दोनों के लिए है। लेकिन टाइमिंग यहां पर अलग अलग है। टाइम देखेंगे तो पुरुष के लिए कितना है? पुरुष के लिए 6 मिनट है और महिला के लिए कितना है? महिला के लिए 10 मिनट है। इतना में आपको क्या करना है? क्वालिफाई कर जाना है। यह प्रथम चरण का एग्जाम होगा। दूसरे चरण में आपका क्या होगा? दूसरे चरण में हमारा जो होगा, दूसरे चरण में आपका लिखित एग्जाम होगा। क्या होगा? लिखित एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा। OMR में होगा। क्या चीज होगा? OMR में होगा। तीसरे चरण में हमारा क्या होगा? तीसरे चरण में हमारा जो होगा वो हमारा होगा चिकित्सक होगा। चिकित्सा परीक्षा मतलब मेडिकल होगा। अब जब मेडिकल हो जाएगा, सारा कुछ प्रक्रिया में आप सब क्वालिफाई हैं, सब में हैं, आप मेरिट लिस्ट में भी, तब लास्ट में हमारा जो होगा मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट में नाम हो गया तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया।
अब आप इतना प्रक्रिया, पहले प्रथम चरण में ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि रनिंग पर फोकस करना है। फॉर्म भरे और अभी से रनिंग क्या करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा। एक दिन आप 1600 मीटर के आप 6 मिनट दिया है तो आप 5 मिनट में कर सकते हैं। आपको यहाँ प्रैक्टिस ऐसा करके जाना है कि 5 मिनट में आपका 1600 मीटर दौड़ हो जा रहा है, क्योंकि वहां पर आपका हेजिटेशन भी रहेगा, है ना, हरासमेंट भी रहेगा, तो वैसे में आप टाइम का थोड़ा सा गड़बड़ा भी सकते हैं, समझ रहे ना। इसीलिए आप 5 मिनट में, और लड़कियां लोग 8 मिनट में तैयारी कीजिए, 6 मिनट में कोशिश करिए, तो हाँ 10 मिनट तो आराम से आपका हो जाएगा। दूसरे चरण में आपका लिखित परीक्षा है, तो लिखित परीक्षा का हम आपको समझाएंगे कि लिखित परीक्षा में आपका कैसे एग्जाम का क्या सिलेबस है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कौन सा पेपर आपका रखना है, कितने पेपर में एग्जाम होंगे, कितने, है ना, कितना पार्ट होगा, पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 2 में क्या होगा, पेपर 3 में क्या सिलेबस है, उसको हम आके समझाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग का लिखित परीक्षा का पैटर्न आपको समझाते हैं कि लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या है। तो क्या है कि पेपर 1 में आपका भाषा ज्ञान 120 क्वेश्चन रहेंगे। पहले पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग रहेगा, केवल आपको क्या करना है 30% लाना है। उसमें आपका हिंदी का भाषा का देखेंगे 80 प्रश्न है और अंग्रेजी भाषा का 40 प्रश्न है, मात्र इतना ही आप। और इसमें आपको क्या है 30% लाना है। 2 घंटे का एग्जाम होगा। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर का रहेगा। कितना रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन जो है, प्रत्येक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का होगा। कितना नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव 1 मार्क्स काट लेगा, यानी 1/3। 3 गलती करने पर क्या होगा, काट लिया जाएगा। 3 गलत पर 3 गलत पर 1 मार्क्स कट जाएगा। ये सब में लागू होगा, पेपर 1 में, पेपर 2 में और पेपर 3 में, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन गलत सही किए तो आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन जब 3 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तब 1 नंबर कटेगा, समझ आएगा कि नहीं। तो 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 में आपका रहेगा क्षेत्रीय भाषा, जो कि हिंदी है। आप हिंदी भी रख सकते हैं, जैसे आप खोटा है तो खोटा भी रख सकते हैं, नागपुरी भी रख सकते हैं, कुड़माली भी रख सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी आपका है वो सारा सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये हमारा कितने नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा, है ना, और 2 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें भी आपका 3-3 नंबर का रहेगा। सब में जितना भी है, आप पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, सब एक क्वेश्चन का 3 नंबर आपका रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए कि पेपर 3 में हमारा कौन सा है। सबसे पहला बात तो यही, पेपर 3 ही तो हमको सब फंसाता है। अब पेपर 3 में हमारा क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान। क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान का हमारा रहेगा कितना, सामान्य ज्ञान से रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा, इसमें टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, 120 क्वेश्चन, और इसमें भी आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा। इसमें हमारा पहला पार्ट सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान का कितने प्रश्न रहेंगे, तो 40 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे, 40 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए झारखंड, ठीक है, झारखंड से आपका रहेगा, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या रहेगा, साइंस ना, विज्ञान, विज्ञान का भी प्रश्न इसमें रहेंगे। तब विज्ञान के कितने प्रश्न रहेंगे, विज्ञान के 20 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद हमारा मैथ यानी कि गणित, सामान्य गणित से भी हमारा मात्र 10 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन देखो तो कितना हो गया, 120 क्वेश्चन हुआ। 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर, 12 36, 360 मार्क्स का रहेगा। 360 मार्क्स, इतना नंबर का आपका रहेगा। यही आपका सिलेक्शन दिलाएगा पेपर 3 और पेपर 2। आपका सिलेक्शन लेना है तो पेपर 1 तो आपका क्या है, पेपर 1 हमारा क्वालिफाई है। ये क्या है, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना है। और पेपर 2 में आपका क्या है कि पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों मिला के रिजल्ट बनाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों का। अब इसमें हमारा कितना था, 100 क्वेश्चन था, यानी कि 300 नंबर। कितना, 300। और यहां पर 120 क्वेश्चन, यानी कि 3 नंबर, 12 36, 360, यानी कि 300 और 360 कितना हो गया जी, 3 3 6, 660 नंबर का ही में आपका क्या होगा कि फाइनल सिलेक्शन होगा। अब 660 में ही आपको कम से कम, है ना, आप जब तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो कम से कम 80% आपका सही होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर देंगे तब फाइनल एग्जाम में थोड़ा मोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए कि 80% नंबर हो। अब आप सोचिए कि 660 का आपका 80% कितना होगा,
तो आप देखेंगे कि सर बोलेंगे यहां से यहां काट देंगे, तो गुना कीजिए 8 6 48 7 में 4, 8 6 48 49 50 51 52, यानी कि 528 नंबर का आपको करना है। यानी कि 528 ला लिए कितना में, 660 में, तो हम बताते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इतना आपका सिलेबस है, बाकी आप तैयारी करते रहिए, तैयारी करेंगे। और यदि आपको और डिटेल से जानकारी प्राप्त करना है तो आप नोटिफिकेशन पढ़िए, लेकिन मोटा मोटी आपको इतना समझना है कि आप देखिए कोई भी एग्जाम झारखंड में लिखते हैं तो आपको साफ साफ पहले ही नियमावली में बता दिया है कि कोई भी एग्जाम होगा सिलेबस का आपका आधा क्या रहेगा, आपका आधा रहेगा आपका कौन चीज, झारखंडे रहेगा। तो देख लीजिए ना, आपका यहाँ पर झारखंडे है, समझ रहे ना, झारखंड का सिलेबस में आप देखेंगे, आप जोड़ लीजिए 120 हो रहा है कि नहीं, यहां से हो गया 30 70 7 5 12 120 तो हो ही रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो ये सिलेबस है हमारा क्या, झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारा जो है एजुकेशन में देखा जाए तो मिनिमम एजुकेशन यहाँ पर कितना है, मिनिमम एजुकेशन 10th पास होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10th पास। ये तो सबसे पहला बात हम आपको बताइए नहीं, है ना, कि इसमें हम लोग कितना आदमी 10th पास वाला भी भर सकता है। मिनिमम 10th पास आप हैं, पास होना चाहिए, नहीं कभी लिखे और आप बोलेंगे कि फॉर्म भर देंगे, नहीं होगा, है ना। 10th पास है, आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई कैटेगरी में भरते हैं तो जाति, आवासीय, ठीक है, जाति आवासीय ये आपका होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, सब सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए। ये नहीं कि आप फॉर्म भर दिए और उसके बाद, क्योंकि फॉर्म भरने जाइएगा तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन जो आप फॉर्म भरे हैं, सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, कब बना है वो सारा कुछ डालना होगा, तो इसके साथ आपका रहना चाहिए, ठीक है ना। और आप किसी भी तरह से आप चाहते हैं कि हम ऑफलाइन क्लास करें तो आप यदि हमारे कोचिंग के आसपास में आप हैं तो इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा लोकेशन क्या है जी, तो याद रखिए ये हमारा क्या है, नया मोड़ छोटकी पोना, ठीक है, बड़की पोना रोड में है, बड़की पोना रोड, ठीक है, रामगढ़, ठीक, रामगढ़ के आसपास यदि आप चितरपुर के आसपास हैं, रजरप्पा से हैं, कहीं से भी हैं, लोकल हैं, तो ऑफलाइन क्लास आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं।